बहुत समय पहले किसी राज्य में डायना नाम की एक खूबसूरत और दयालु राजकुमारी रहती थी। एक दिन राजकुमारी कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे तीन बड़ी चिड़िया दिखाई देती हैं। उन तीनों चिड़िया के शरीर का आकार हाथियों के जितना बड़ा था। तभी वहां कुछ शिकारी आ जाते हैं। वो शिकारी तीनों चिड़िया को पकड़ने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेहरबानी करके हमें यहाँ से जाने दो। और नहीं नहीं, अब तुम तीनों कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें बेचकर हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, इसीलिए अब हम तुम तीनों को पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। सीधी तरह हमारे साथ चलो, वरना हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे पहले कि ये लोग हमें पकड़ ले, चलो उड़कर यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वो तीनों चिड़िया उड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी वो शिकारी उन तीनों पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते तीनों चिड़िया बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। अब ये तीनों कहीं नहीं भाग सकती, चलो इन्हें उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। ये सब देख राजकुमारी को उन बेरहम शिकारियों पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकालकर शिकारियों के सामने पहुंच जाती है। इन तीनों चिड़िया को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे लगता है ये यहाँ की राजकुमारी है, हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। अगर इसके सैनिक यहाँ आ गए तो हमें पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। चलो भागो यहाँ से। फिर वो सभी शिकारी डर के वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उन तीनों चिड़िया के शरीर से काफी खून बह रहा था। उनकी नाजुक हालत देख राजकुमारी घबरा जाती है। इन तीनों को फौरन इलाज करवाना होगा, वरना इनकी जान चली जाएगी। उसके बाद राजकुमारी किसी तरह उन तीनों चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। वो तीनों चिड़िया तड़पती हुई अपनी माँ का नाम लेकर रोने लगती हैं। वैद्य जी, आप जल्दी से इन तीनों चिड़ियों का इलाज करिए। ये तीनों कोई मामूली चिड़िया नहीं है, ये परिदेश की चिड़िया है। इन पर मेरी दवाई का कोई असर नहीं होगा। ये तो बहुत बुरी बात है। फिर हम इन चिड़िया की जान कैसे बचाएंगे? इन चिड़िया की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें समुंदर की गहराई में मौजूद मोती लाने होंगे और मोतियों को पीसकर जो चूरन तैयार होगा उसे खाकर ये तीनों चिड़िया पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं अभी समुंदर में जाकर मोती ले आती हूँ। उसके बाद राजकुमारी एक बड़ी सी नाव लेकर समुंदर के बीचों बीच चली जाती है। फिर राजकुमारी पानी में छलांग लगाकर नीचे गहराई में चली जाती है। तभी उसे ढेर सारी मोतियों के सीप दिखाई देते हैं। राजकुमारी जल्दी जल्दी बहुत सारे सीप इकट्ठे कर लेती है और वापस नाव पर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां राजकुमारी के नाव को चारों तरफ घेर लेती हैं। उन मछलियों के दांत बहुत ही नुकीले और लंबे थे। अरे अचानक कितनी सारी खूंखार मछलियां कहाँ से आ गई? अगर इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं नहीं बचूंगी। फिर सभी मछलियां राजकुमारी की नाव पर हमला करके उसे काटने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन अचानक वहां एक बड़ी शार्क आ जाती है। वो शार्क एक एक कर सभी मछलियों को खाने लगती है। शार्क को देख बाकी मछलियां डर के वहां से भाग जाते हैं। तभी मौका देखकर राजकुमारी भी अपनी नाव लेकर वहां से दूर चली आती है। फिर महल पहुंचकर राजकुमारी वैद्य को सारी मोतियां दे देती है। वो वैद्य मोतियों को पीसकर उससे खास तरह का काढ़ा तैयार करता है और एक एक कर उन तीनों चिड़ियों को पिला देता है। उस काढ़े को पीते ही चिड़ियों के जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तुमने हमारी जान बचाई, सच में तुम बहुत अच्छी राजकुमारी हो। अब हम पर एक मेहरबानी और करो, हमें हमारी माँ के पास पहुँचा दो। फिर राजकुमारी उन तीनों चिड़ियों को लेकर जंगल में चली जाती है। उसके बाद राजकुमारी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी एक पेड़ के पास पहुंच जाती है।
उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही विशाल घोंसला लटक रहा था। ये हमारा घोंसला है, हम तीनों अपनी माँ के साथ यही रहते हैं। तभी उन तीनों चिड़िया की माँ वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देख तीनों चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरह दयालु राजकुमारी चिड़ियों की जान बचाकर उन्हें एक नया जीवन दे देती है। बहुत समय पहले परिदेश में एक दयालु रानी परी हुआ करती थी। सभी परियां रानी परी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन रानी परी के दरबार में कामिनी नाम की एक दृष्टि परी भी थी। वो रानी परी को जरा भी पसंद नहीं करती थी और उसे हटाकर खुद वहाँ की रानी बनना चाहती थी। फिर एक दिन, माँ तुम इतने सालों से याददाश्त भूलने वाला जादुई शरबत बना रही हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। लगता है इस जन्म में तुम जादुई शरबत नहीं बना पाओगी। चिंता मत कर बेटी, मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। कुछ दिनों में याददाश्त भुलाने वाला जादुई शरबत बनाकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं महल की सभी परियों को अपना जादुई शरबत पिलाकर उनकी याददाश्त मिटा दूंगी। फिर रानी परी को गायब करके मैं उसकी जगह रानी बन जाऊंगी। इस तरह दोनों चालबाज माँ बेटी रानी परी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। फिर आखिरकार एक दिन कामिनी परी याददाश्त भुलाने वाला जादुई शरबत तैयार कर लेती है। फिर उसी रात कामिनी और उसकी बेटी चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। उसके बाद कामिनी रानी परी की जादुई छड़ी उठा लेती है और जादुई छड़ी से रानी परी को महल से गायब कर पृथ्वी पर भेज देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी महल में मौजूद पानी की टंकी में जादुई शरबत मिला देते हैं। अगले दिन वो पानी पीते ही महल की परियों की याददाश्त गायब हो जाती है। ये देख कामिनी बहुत खुश होती है। फिर कामिनी राजगद्दी पर बैठ जाती है और सभी परियां उसे वहां की रानी मानने लगती हैं। इस तरह दोनों धोखेबाज माँ बेटी महल पर राज करने लगती हैं। दूसरी तरफ अपने आप को पृथ्वी पर देख रानी परी को बहुत ताज्जुब होता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई और मेरी नई सुंदर कपड़े इस तरह फटे पुराने कैसे हो गए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद रानी परी किसी तरह वापस परी देश पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही रानी परी महल में दाखिल होती है कि तभी कामिनी को वहां की रानी बनी देख रानी परी के होश उड़ जाते हैं। अरे ये भिखारन कौन है? ये इस तरह महल के अंदर कैसे दाखिल हुई? ये तो क्या कह रही है कामिनी? तमीज से बात कर, मैं यहाँ की रानी हूँ। रानी परी की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। लगता है इस भिखारन को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसीलिए इस तरह बहकी बहकी बातें कर रही है। हाँ तू ठीक कहती है, लगता है आज से कहीं भीख नहीं मिली, इसीलिए ये महल में भीख मांगने आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी दरबार की परियां मुझे पहचान नहीं रही और ये धोखेबाज कामिनी यहाँ की रानी बनी बैठी है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। सुन भिखारन, अगर तुझे काम की जरूरत है तो तुम मेरे महल में नौकरानी का काम कर सकती है। तुझे रोज हमारे झूठे बर्तन साफ करने होंगे और साथ ही पूरे महल में झाड़ू पोछा भी करना होगा। नहीं नहीं, मैं कभी तेरी नौकरानी नहीं बनूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी एक परी रानी परी को पकड़कर उसके गले में एक पट्टा बांध देती है। अब ये जादुई पट्टा तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। चल आज से महल में नौकरानी का काम शुरू कर दे। फिर उस दिन से मजबूर होकर रानी परी महल में नौकरानी का काम करने लगती है।
दूसरी तरफ रोज सभी परियां उसका मजाक उड़ाकर उसकी बेइज्जती करती हैं। कामिनी और उसकी बेटी रानी परी को पेट भर खाना भी नहीं देती थी और जरा सी चूक हो जाने पर चुंबक लेकर उसकी पिटाई करती थी। इस तरह एक दिन रानी परी दुखी होकर महल के पीछे वाले बगीचे में बैठी थी। तभी रानी परी का वफादार घोड़ा उसके पास आता है और उसे कामिनी के जादुई शरबत के बारे में सब बता देता है। फिर वो घोड़ा रानी परी को अपने पीठ पर बैठाकर उसे पृथ्वी की एक जादूगरनी के पास ले जाता है। रानी परी जादूगरनी को अपने साथ हुए धोखे के बारे में सब बता देती है और उससे मदद मांगने लगती है। जादूगरनी फौरन रानी परी को जादुई दूध से भरा एक कटोरा दे देती है। रानी परी महल जाकर छत पर रखी टंकी के पानी में वो जादुई दूध मिला देती है। फिर जैसे ही महल की परियां टंकी का पानी पीती हैं कि तभी उनकी याददाश्त वापस लौट आती है और वो सभी रानी परी को पहचान लेते हैं। फिर सभी परियां कामिनी और उसकी बेटी को पकड़कर तहखाने में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ रानी परी फिर से रानी बनकर परिदेश में राज करने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में शांति नाम की अपाहिज लड़की अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। शांति जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। वो किसी तरह बैसाखी के सहारे चलकर रोज कॉलेज जाया करती थी। दूसरी तरफ शांति की माँ कमला एक अमीर सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। फिर एक दिन जब शांति कॉलेज से घर लौट रही थी तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है और उसकी हालत बहुत खराब है। अरे ये क्या माँ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है? उसके बाद शांति घर में पैसे ढूंढने लगती है लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। माँ घर में तो बिल्कुल पैसे नहीं है, अब मैं तुम्हारी दवाई कैसे लाऊं? बेटी आज मेरी तनख्वाह का दिन है, तू सेठ जी के यहाँ जाकर मेरी तनख्वाह ले आ। हाँ माँ मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद शांति अपनी बैसाखी उठाकर सेठ के घर की ओर चल देती है। फिर थोड़ी देर के बाद शांति सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से मुझे मेरी माँ की तनख्वाह दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ के लिए दवाई खरीद कर ला सकूं। अरे तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूँ, मेरे घर पर इतना काम पड़ा है और वो कौन करेगा। देख अगर तुझे पैसे चाहिए तो पहले मेरे घर के काम खत्म कर, उसके बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। आप चिंता मत करिए सेठ जी, मैं अभी आपके घर के सारे काम कर देती हूँ। उसके बाद शांति सेठ के यहाँ काम करने लगती है लेकिन अपाहिज होने की वजह से उसे काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक जाले साफ करते हुए उसका हाथ दीवार पर टंगी टीवी पर लग जाता है और टीवी फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है। ये देख सेठ गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया, मेरी 50,000 की टीवी तोड़ दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सेठ छड़ी उठाकर शांति की पिटाई करने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर आपकी टीवी नहीं तोड़ी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। इस तरह वो बेरहम से शांति की खूब पिटाई करता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी शांति रोते हुए अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात रो रो कर बताने लगती है। तभी शांति के पड़ोस में रहने वाली कंचन नाम की औरत वहां आ जाती है। दोनों माँ बेटी की हालत देख कंचन सब समझ जाती है। इसके बाद कंचन शांति की माँ के लिए बाजार से दवाइयाँ खरीद कर ले आती है। कंचन की दयालुता देख शांति बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने बुरे वक्त में हमारी मदद की। कोई बात नहीं बेटी, एक पड़ोसी को हमेशा दूसरे पड़ोसी के काम आना चाहिए।
आंटी, अगर आपके पास कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे बताइए, मुझे मेरी माँ के इलाज के साथ साथ कॉलेज की फीस भी भरनी है। देख शांति, मैं पापड़ बेचने का काम करती हूँ, अगर तू चाहे तो मैं तुझे पापड़ बेचने का काम दिला सकती हूँ। कंचन की बात सुनकर शांति खुश हो जाती है। फिर अगले दिन कंचन शांति को पापड़ बेचने का काम दिलवा देती है। उसके बाद शांति पापड़ लेकर बेचने निकल पड़ती है। फिर काफी देर चलने के बाद शांति थक जाती है और आराम करने के लिए सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी अचानक एक बंदर शांति के पापड़ का थैला उठाकर वहां से भाग जाता है। अरे नहीं, ये बंदर मेरे पापड़ लेकर भाग गया, अरे कोई पकड़ो इसे। बेचारी शांति लंगड़ाते हुए बंदर का पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में बंदर बहुत दूर निकल जाता है। ये देख शांति दुखी होकर रोने लगती है। तभी बगल वाले पेड़ के ऊपर बैठी एक इच्छाधारी नागिन शांति को रोते हुए देख लेती है। वो नागिन बहुत ही दयालु थी। अरे ये बेचारी लड़की इस तरह क्यों रो रही है? फिर नागिन पेड़ से नीचे उतरकर शांति के पास पहुंच जाती है। अचानक अपने सामने नागिन को देख शांति घबराकर पीछे हटने लगती है। डरो मत लड़की, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? शांति नागिन को अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। शांति की हालत जानकर नागिन को बहुत बुरा लगता है और वो शांति की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद नागिन शांति को अपने पेड़ के ऊपर रखा एक जादुई चूल्हा दे देती है। ये मेरा जादुई चूल्हा है, इसके ऊपर कढ़ाई रखने के बाद तुम जिस भी खाने का नाम लोगी वो खाना कढ़ाई में प्रकट हो जाएगा, इसीलिए आज से तुम खाना बेचने का काम शुरू कर दो। ये सुनकर शांति बहुत खुश होती है और जादुई चूल्हे को लेकर पास के बाजार में पहुंच जाती है और लोगों को जोर जोर से आवाज देने लगती है। आइए आइए, अपनी पसंद का स्वादिष्ट खाना सिर्फ 10 रुपए में खाइए, ऐसा खाना आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जल्दी आइए। इतने सस्ते खाने की बात सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद शांति जादुई चूल्हे से सभी लोगों की पसंद का खाना प्रकट कर देती है। जादुई चूल्हे का खाना खाकर सभी लोग अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं और शांति की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह बेटी, पूरी सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में मैंने इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया। हाँ तुम ठीक कहते हो, इतना अच्छा खाना तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। अब से मैं रोज यहाँ खाना खाने आया करूँगा। इस तरह सभी लोग खाने की खूब तारीफ करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में शांति ढेर सारे पैसे कमा लेती है। फिर अगले दिन से शांति रोज जादुई चूल्हे की मदद से खाना बेचने लगती है। धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन जाती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले परी देश में नायरा नाम की एक परी रहती थी। कुछ दिनों बाद नायरा परी की शादी होने वाली थी। नायरा, तूने अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर ली है क्या? देख जल्द से जल्द अपनी शादी की सारी शॉपिंग निपटा ले, वरना परिदेश के मॉल में सारा सामान खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। बस अब मुझे शादी के लिए एक सुंदर लहंगा खरीदना है, मैं वही खरीदने जा रही हूँ। इतना कहकर नायरा परी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नायरा परी परिदेश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां सारे लहंगे बिक चुके हैं। अरे अब मैं क्या करूं, यहाँ तो एक भी लहंगा नहीं है। 2 दिन के बाद मेरी शादी है, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? तभी उस मॉल में काम करने वाली एक परी नायरा से कहती है, सुनो, इस वक्त परिदेश में तुम्हें कहीं भी लहंगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, तुम पृथ्वी पर रहने वाली बूढ़ी जादूगरनी के पास जाकर नया लहंगा खरीद सकती हो। वो जादूगरनी हमारे मॉल के लिए ढेर सारे जादुई कपड़े बनाकर सप्लाई करती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आज ही पृथ्वी पर जाकर उस बूढ़ी जादूगरनी से मिलती हूँ। फिर नायरा परी बूढ़ी जादूगरनी का पता लेकर पृथ्वी की ओर चल देती है।
थोड़ी दूर के बाद वो पृथ्वी के एक गांव के पास पहुंच जाती है। अरे ये गांव तो बहुत बड़ा है, अब मैं यहाँ उस बूढ़ी जादूगरनी को कैसे ढूंढूंगी। तभी उसे सामने से आते हुए दो लड़के दिखाई देते हैं। सुनिए, मुझे बूढ़ी जादूगरनी के घर जाना है, क्या आप दोनों मुझे उसके घर का पता बता सकती हो? अरे वो बूढ़ी जादूगरनी हम दोनों की माँ है, चलो हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। उसके बाद नायरा परी उन दोनों लड़कों के साथ चल देती है। फिर काफी देर चलने के बाद वो दोनों लड़के नायरा परी को एक जंगल में ले जाते हैं। अरे तुम दोनों तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे, लेकिन तुम मुझे यहाँ जंगल में लेकर आ गए। मुझे तुम दोनों के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो दोनों लड़के नायरा परी को पकड़ लेते हैं। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, चल सीधी तरह अपने शरीर के सारे गहने उतार कर हमें दे दे। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों चोर हो, लेकिन तुमने मुझे पकड़कर गलती कर दी। मैं अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी दूसरा लड़का नायरा परी के हाथ से जादुई छड़ी छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है और एक पत्थर से जादुई छड़ी को तोड़ देता है। अरे ये क्या हो गया, तुमने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। अब बिना जादुई छड़ी के तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद वो दोनों लड़के मिलकर नायरा परी के सारे गहने छीनकर वहां से भाग जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया, वो दोनों मेरे सारे गहने ले गए, ऊपर से मेरी जादुई छड़ी भी तोड़ दी। अब बिना जादुई छड़ी के मैं अपने परिदेश कैसे जाऊंगी। ये सोचकर नायरा परी रोने लगती है। उसके बाद नायरा परी चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। उसे नदी में बूढ़ी जादूगरनी मछलियां पकड़ रही थी। जैसे ही बूढ़ी जादूगरनी की नजर नायरा परी पर पड़ती है, उसकी हालत देख जादूगरनी को बड़ी हैरत होती है। अरे ये परी इस बुरी हालत में यहाँ क्या कर रही है। फिर जादूगरनी नायरा परी के पास पहुंचकर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मैं यहाँ बूढ़ी जादूगरनी से लहंगा खरीदने आई थी, लेकिन रास्ते में दो बदमाश लड़कों ने मेरे सारे गहने लूट लिए और साथ ही उन्होंने मेरी जादुई छड़ी भी तोड़ दी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। दरअसल मैं ही बूढ़ी जादूगरनी हूँ। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई गोले में देखकर उन दोनों लड़कों का पता लगा लेती है और नायरा परी को लेकर उसी वक्त उन दोनों लड़कों के पास पहुंच जाती है। तुम दोनों ने इस मासूम परी को धोखा देकर ठीक नहीं किया, चलो जल्दी इसके सारे गहने वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों को बंदर बनाकर जंगल में छोड़ दूंगी। लेकिन वो दोनों लड़के जादूगरनी की एक नहीं सुनते, उल्टा उस पर हमला करने लगते हैं। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को बंदर में बदल देती है। अब इन दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। उसके बाद जादूगरनी वहां रखे सारे गहने उठाकर नायरा परी को दे देती है। अब तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी फिर से जोड़ दूंगी और साथ ही तुम्हें खूबसूरत लहंगा भी दूंगी। फिर जादूगरनी नायरा परी को अपने घर ले जाती है और उसकी जादुई छड़ी जादुई बर्तन के अंदर भरे पानी में डाल देती है। देखते ही देखते जादुई छड़ी पूरी तरह जुड़ जाती है। उसके बाद जादूगरनी नायरा परी को एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाला जादुई लहंगा दे देती है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये लहंगा हमेशा तुम्हें आने वाले खतरों से बचाएगा और साथ ही इससे पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसके बाद नायरा परी जादुई लहंगा लेकर अपने परिदेश लौट जाती है। फिर 2 दिन के बाद नायरा परी की शादी का दिन आ जाता है और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद नायरा परी अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी राज्य में लालची और घमंडी राजकुमारी रहती थी। एक दिन राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रही थी कि तभी वो देखती है
कि गांव के चौराहे पर कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं। उन सभी लड़कियों के शरीर में सोने के चमकदार गहने थे। अरे, इन गरीब लड़कियों के पास इतने सारे सोने के गहने कहाँ से आए? गहनों की डिजाइन तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे गहने तो मेरे पास भी नहीं हैं। उसके बाद राजकुमारी उन लड़कियों के पास पहुंच जाती है। सुनो लड़कियों, तुम सबको इतने सारे खूबसूरत गहने कहाँ से मिले? सच सच बताओ, वरना तुम सबकी खैर नहीं। ये गहने हमारे माता पिता ने हमें बनवा कर दिए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग बहुत अमीर हो। इसी वक्त अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। राजकुमारी की बात सुनकर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। राजकुमारी जी, ये क्या कह रही हो आप? भला अपने गहने हम आपको क्यों दें? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। अगर तुम लोगों ने अपने गहने मुझे नहीं दिए तो मैं तुम सबको कड़ी सजा दूंगी। नहीं नहीं, हम अपने गहने आपको कभी नहीं देंगे। आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर राजकुमारी आग बबूला हो जाती है। मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ठहर जाओ, अभी तुम सबको सबक सिखाती हूँ। उसके बाद राजकुमारी तलवार निकालकर उन सभी लड़कियों को डांटने लगती है और एक एक कर सारी लड़कियों के शरीर से गहने उतारकर पोटली में जमा कर लेती है। आज से ये सारे गहने मेरे हुए। उसके बाद राजकुमारी गहने लेकर अपने महल चली जाती है। इस तरह वो दुष्ट राजकुमारी मासूम को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजकुमारी उसी गांव में दोबारा जाती है। राजकुमारी देखती है कि गांव के लोग ढेर सारा अनाज लेकर उन्हें बेचने नगर जा रहे हैं। अरे, लगता है इस गांव में बहुत ज्यादा फसल पैदा हुई है। मैं अभी सारी फसल इनसे कब्जा कर लेती हूँ। उसके बाद राजकुमारी सभी लोगों को रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम सब ये फसल लेकर कहाँ जा रहे हो? हम अपनी फसल बेचने नगर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, ये सारी फसल मेरे हवाले कर दो। ये कैसा अत्याचार है राजकुमारी जी? पिछली बार आपने हम सभी लड़कियों के गहने छीन लिए थे और आज आप हमारी फसल कब्जा करने आई हो। नहीं नहीं, ये अन्याय है। आज हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप चले जाइए यहाँ से। लगता है तुम लोगों को सीधी तरह बात समझ में नहीं आती। ठहर जाओ, मैं अभी तुम सबकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद राजकुमारी अपने सभी सैनिकों से कहकर गांव वालों की पिटाई करवाने लगती है। देखते ही देखते सारे सैनिक गांव वालों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें अधमरा करके जमीन पर पटक देते हैं। बेचारे गांव वाले खून से लहूलुहान होकर रोने लगते हैं। चलो सैनिकों, अब इन लोगों के घरों में आग लगाकर इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दो ताकि दोबारा ये लोग मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर सकें। राजकुमारी का आदेश पाकर सारे सैनिक एक एक कर गांव के घरों को पूरी तरह आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गांव के सारे घर जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी सारी फसल उठाकर अपने महल ले जाती है। अहे भगवान, उस लालची राजकुमारी ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब ना तो हमारे पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए अनाज। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। इस तरह सभी लोग दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी पिंकी नाम की लड़की कहती है, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। हमें उस राजकुमारी को सबक सिखाना ही होगा। मैंने सुना है परिदेश की रानी परी बहुत ही दयालु है और हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है। हमें फौरन रानी परी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। पिंकी की बात सुनकर सभी गांव वाले परिदेश पहुंचकर रानी परी के सामने रोते हुए उसे दुष्ट राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस घमंडी राजकुमारी को सबक सिखा दूंगी। उसके बाद रानी परी गांव वालों को लेकर उनके गांव पहुंच जाती है और फिर रानी परी अपनी शक्ति से वहां लिपस्टिक का एक जादुई पेड़ प्रकट कर देती है। उसके बाद रानी परी पेड़ से लिपस्टिक तोड़कर चारों ओर फेंकने लगती है और देखते ही देखते सारी लिपस्टिक सुंदर घरों में बदल जाती है।
आज से तुम लोग इन जादुई घरों में रहोगे, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं इस जादुई पेड़ को यही छोड़कर जा रही हूँ, ये हमेशा तुम लोगों की रक्षा करेगा। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी दोबारा अपने सैनिकों के साथ उसी गांव में आती है। गांव वालों के सुंदर घर को देखकर राजकुमारी जलकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, इन गांव वालों ने तो एक से बढ़कर एक सुंदर घर बनाकर तैयार कर दिए। आखिर इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? मैं भी जाकर सबक सिखाती हूँ इन्हें। लेकिन तभी वहाँ मौजूद जादुई लिपस्टिक का पेड़ ढेर सारी लिपस्टिक उड़ाकर राजकुमारी की और उसके सैनिकों के ऊपर फेंकने लगता है। अचानक इतनी सारी लिपस्टिक कहाँ से आ गई? तभी राजकुमारी को जादुई पेड़ दिखाई देता है। लगता है ये कोई जादुई पेड़ है, मैं अभी इसे काट कर फेंक देती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी अपनी तलवार निकालकर पेड़ को काटने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो पेड़ राजकुमारी को पकड़ लेता है। तू गरीबों पर हमेशा अत्याचार किया करती है, अब मैं तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा दूंगा। उसके बाद जादुई पेड़ सैनिकों के ऊपर आग बरसाने लगता है। ये देख सभी सैनिक घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। तेरे सैनिक डर के भाग गए। आज से तू इस गांव में नौकरानी बनकर गांव वालों की सेवा करेगी। इतना कहकर जादुई पेड़ राजकुमारी के सुंदर कपड़ों को फटे पुराने कपड़ों में बदल देता है, साथ ही उसके पाँव में बेड़ियां बांध देता है। ये देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन से राजकुमारी उस गांव के लोगों की सेवा करते हुए नौकरानी की तरह जीवन जीने लगती है। इस तरह उस दुष्ट कुमारी को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी के जादुई लिपस्टिक पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों पर अत्याचार करने वाले बुरे लोग एक न एक दिन उनके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसीलिए हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।